भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे क्योंकि आज नहीं तो और कभी। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। बस लगे रहना, बस रुकना मत, लगे रहना यूं ही, बस रुकना मत। आएगा तुम्हारा भी दौर कभी, आएगा तुम्हारा भी दौर कभी, और कभी नहीं अभी आएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। सपने होंगे सच। साथियों, राजस्थान बीएसटीसी एक्सप्रेस की यह आपका 8वां सफर है। बिल्कुल 8वां मॉडल पेपर आज हम हल करने वाले हैं। आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपकी शिक्षण अभिरुचि या शिक्षण अभिक्षमता एक ही बात है, वो आती है। तो साथियों, आपके सपनों को सच करने का समय आ गया है, आपके कदमों को मंजिल की ओर बढ़ाने का समय आ गया है। तो फटाफट से एक बार तैयार हो जाएंगे, पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाएंगे और फटाफट से क्या करेंगे, हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके सामने, पूरे जोश जुनून और ऊर्जा के साथ आपको इन 25 क्वेश्चनों का एक टेस्ट देना है और उस टेस्ट में से वापस आपके कितने नंबर आते हैं ये काउंट करके आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने 100 होगा। देखिएगा, निम्न में से कौन सा आपका ध्यान सदैव आकर्षित करता है। साथियों, आपको 4 विकल्प दिए गए। एक शिक्षक होने के नाते आप कौन हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप शिक्षक हो उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं साथियों टीचिंग एप्टीट्यूड। और टीचिंग एप्टीट्यूड का एक नियम है, मैंने आपको पहले से बताया था कि आप जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ो, आप क्या बन जाओ, आप शिक्षक बन जाओ, तभी आपको समझ में आएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या बन जाना, शिक्षक बन जाना। तो आप शिक्षक हैं, तो आप शिक्षक के पद पर रहोगे, उस समय आपका ध्यान सबसे ज्यादा कौन आकर्षित करता है वो बताएंगे। आर्थिक उपलब्धियां आपका ध्यान सबसे ज्यादा आकर्षित करेगी, आत्मसम्मान आकर्षित करेगा, आपका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य के प्रति चेतना आपको आकर्षित करेगी, या समाज की बुराइयां हैं वो आपको आकर्षित करेगी। साथियों, बुराई किसी को आकर्षित नहीं करती है, ये चीज आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, उनका नाश अनिवार्य है। कर्तव्य चेतना, बिल्कुल सी वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे। जिस भी भाई बहन ने यहाँ पे सी बताया वो क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। साथियों, आप शिक्षक हो तो आपका क्या कर्तव्य बनता है, विद्यालय के अंदर जो भी वातावरण है तथा आपके समाज के अंदर जो भी वातावरण है उनको सुनिश्चित करना, उनको सरल करना। आपका जो भी समाज है, जो भी बालक बालिका है, उनको एक नई दिशा दे देना, उनका विकास करना, ये सब क्या रहेगा, आपका कर्तव्य रहेगा। और आपको आपके कर्तव्य के प्रति क्या होना पड़ेगा, जागरूक। तो यहां से जिस भी भाई बहन ने सी आंसर बताया, जिस भी शिक्षक शिक्षिका ने सी आंसर बताया, वो क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आप निम्न में से किस प्रकार के अनुशासन के पक्षधर है। साथियों, यहाँ पे आपको 4 प्रकार के अनुशासन दिए गए, लेकिन आप वास्तव में अनुशासन किसे मानते हैं, अनुशासन होता क्या है, आप किसके पक्ष में हैं वो आप बताएंगे। अंतःप्रेरणा पर आधारित, यानी कि साथियों जो खुद की सोच से हम अनुशासन में रहते हैं, किसी के बिना का हम खुद से ही सोचते हैं, स्वतः ही नियमों का पालन करते हैं, ऐसे अनुशासन के आप पक्षधर हो। या फिर दमनात्मक पद्धति पर कोई किसी को डरा धमका कर उसको अनुशासित कर रहा है, उसके पक्षधर में हो। किसी को देख देख कर अनुशासित रह रहे हो, उसके पक्ष में हो। या फिर आप पुरस्कार या दंड दे रहे हो और उससे वो अनुशासन में रह रहे हैं, तो आप उनके पक्षधर में हो। साथियों, यहां से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताएंगे। साथियों, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अंतःप्रेरणा पर आधारित। बिल्कुल साथियों, ए वाले भाई बहन क्या हो जाएंगे, राइट। क्यों हो जाएंगे राइट, साथियों देखिएगा, ए वाले देखिए यहाँ पे सी राइट था, ठीक है भाई, जिसने भी सी बताया कर्तव्य चेतना वो राइट है। यहाँ पे देखिएगा साथियों, ए वाले क्यों राइट हो जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा साथियों, देखिएगा आप अगर किसी का दमन तो नहीं कर सकते, अंतःप्रेरणा पर आधारित। साथियों, खुद के अंदर अनुशासन होता क्या है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अनुशासन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, स्वतः ही नियमों का पालन करना। क्या, स्वतः ही नियमों का पालन करना क्या कहलाता है, अनुशासन कहलाता है। अंतःप्रेरणा के खुद के अंदर से सूझबूझ सूझी है कि हमें अनुशासन में रहना है, तो ऐसा अनुशासन क्या है, सबसे बेस्ट रहेगा। तो ए ऑप्शन वाले सभी भाई बहन राइट हो जाएंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहां देखो, अभिभावक ये शिकायत करे कि उसके बच्चे को जानबूझकर अर्धवार्षिक परीक्षा में कम अंक दिए गए हैं, तो आप क्या करेंगे। साथियों, आप टीचर हो, कोई अभिभावक आ रहा है, किसी बच्चे के पिताजी आ रहे हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को आपने जानबूझकर, या फिर किसी और शिक्षक का कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को जानबूझकर अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर कम अंक दिए गए, जानबूझकर उसके अंक काटे गए, तो उस समय उसको आप क्या जवाब देंगे, उसको आप क्या जवाब देंगे उस परिस्थिति के अंदर। आप उनको मामले की छानबीन का आश्वासन देंगे, आप कहेंगे कि मैं चेक करूंगा और पूरा का पूरा देखेंगे कि भाई उसके साथ ऐसा क्यों किया है। या फिर आप प्रधानाचार्य से संपर्क करने कहेंगे, आप कहोगे कि मेरे को पता नहीं, प्रिंसिपल के पास जाओ। या फिर आप उसको कोचिंग कक्षा में जाने की राय देंगे, या फिर कहेंगे कोई बात नहीं, अर्धवार्षिक में नंबर कट गए, अब वार्षिक के अंदर मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। क्या करेंगे आप, एक आदर्श शिक्षक होने के नाते, एक सफल शिक्षक होने के नाते आपका यहाँ पे क्या कर्तव्य बनेगा। बिल्कुल साथियों, तीसरे के अंदर भी जो ए बता रहे हैं वो राइट है। आप क्या करेंगे, मामले की छानबीन का आश्वासन देंगे कि आप अब जा सकते हो, मैं ये पूरा का पूरा मामला देखूंगा कि क्यों इसके साथ ऐसा किया गया है, जानबूझकर इसके नंबर क्यों काटे गए, क्या वास्तव में जानबूझकर काटे गए हैं या फिर कट रहे थे, पूरा पूरा क्या करेंगे, जांच करेंगे, ऐसा उसको कहेंगे। तो यहां से ए वाले भाई बहन क्या है, राइट है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है,
अधिकांश विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण न होने का उत्तरदायित्व है। दो ऑप्शन यहां पे है, नेता और उपयुक्त सभी लिखा हुआ है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार। नेता और उपयुक्त सभी क्या लिखा हुआ है, नेता और उपयुक्त सभी लिखा हुआ है। सी के अंदर नेता लिखा हुआ है और डी के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऑल आ रहा है, यानी कि सभी। बताएंगे साथियों क्या राइट हो जाएगा। विद्यालय में आजकल साथियों जो अधिकांश विद्यालय उनमें पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण नहीं है, वहां पे पढ़ाई लिखाई का इतना अच्छा माहौल नहीं है, तो उसका उत्तरदायित्व कौन होगा? क्या वहां के छात्र अच्छे नहीं है इसलिए पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं है, या फिर वहां के अध्यापक अच्छे नहीं है, नेता अच्छे नहीं है, या फिर साथियों देखिएगा कहीं भी अगर कोई भी हो रही है, अब हम हमारी यहाँ की बात कर लें, अगर पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तो क्या पर्यावरण प्रदूषण का जिम्मेदार मैं अकेला हूं? क्या मैं अकेला पर्यावरण प्रदूषण कर रहा हूं या फिर आप अकेले पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हो? नहीं भाई, हम सब है पर्यावरण प्रदूषण के जिम्मेदार, क्योंकि हम सब मिलकर ही तो भाई पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। उसी प्रकार साथियों विद्यालय के अंदर अगर माहौल खराब है तो ना तो शिक्षक अकेला उसका जिम्मेदार है और ना ही छात्र अकेला जिम्मेदार है, बल्कि सब विद्यालय से जुड़े हुए सभी लोग उससे क्या है, जिम्मेदार है, क्योंकि वहां पे पढ़ाई का वातावरण नहीं, तो सभी के ऊपर यह बात आएगी, ना कि किसी एक छात्र पर आ जाए या फिर अध्यापक पर आ जाए। तो यहां से जिस भी भाई बहन ने डी आंसर बताया, ऑल आर बताया है, वो क्या हो जाएंगे, वो राइट हो जाएंगे बिल्कुल साथियों। इसी प्रकार अपने कदमों को क्या मंजिल की ओर बढ़ाते रहना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा। शिक्षक संगठनों का कार्य होना चाहिए। साथियों जो शिक्षकों के संगठन होते हैं ना, वो क्या काम के होने चाहिए, उनको क्या काम करना चाहिए, शिक्षक संगठनों का कार्य क्या होना चाहिए, उसके बारे में आपको बताना है। शिक्षक संगठनों का कार्य क्या होना चाहिए, शिक्षकों की जो भी समस्या है उन समस्याओं पर विचार करना, आर्थिक समस्याओं पर विचार करना, शिक्षा की समस्याओं पर। देखिएगा ध्यान रखिएगा, आपको यहां पे थोड़ा सा सोचना है। शिक्षक संगठन है, ठीक है, शिक्षक संगठन है, ध्यान रखना, शैक्षिक संगठन नहीं है, शिक्षक संगठन है, शिक्षकों का संगठन है। अन्य संगठनों से जुड़े रहना, क्या हो जाएगा साथियों यहां से राइट आंसर। शिक्षक संगठनों का कार्य क्या होता है साथियों, शिक्षकों का संगठन है तो वो शिक्षकों की समस्याओं पर ही विचार करेंगे। यहां से ए आंसर वाले भाई बहन क्या हो जाएंगे, ए आंसर वाले भाई बहन राइट हो जाएंगे कि अगर शिक्षकों का कोई संगठन है तो उनका काम शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करना होगा। तो यहां से बिल्कुल राइट हो जाएंगे साथियों आप। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखिएगा। कौन सी प्रारंभिक क्रिया का कक्षा आरंभ करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? साथियों देखिएगा, आपको अगर क्लास स्टार्ट करनी है तो ये आपको यहां पे 4 क्रियाएं दी गई है। इन 4 क्रियाओं में से अगर ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, आपकी क्लास अच्छे तरीके से चलती रहेगी, प्रभावी तरीके से चलती रहेगी। अगर आप एक काम नहीं करोगे वो तो भी चलेगा। तो यानी कि सबसे कम उपयुक्त कौन सा है, उपयुक्त है सभी, लेकिन सबसे कम उपयुक्त कौन सा है वो आपको बताना है। इसको क्लास को स्टार्ट करने से पहले झंडे का अभिवादन करना चाहिए, या फिर क्लास चल रही हो उसके बाद में गृह कार्य देना चाहिए, दिनचर्या की रूपरेखा, आज हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे उनके बारे में उनको बताना चाहिए मॉडल, या फिर संक्षिप्त शैक्षिक प्रतियोगिता, लास्ट में 2-4 प्रश्न पूछने चाहिए उनको, बताएंगे। अब ये 4 ऑप्शन है, सबसे कम उपयुक्त कौन सा है, सबसे कम फायदेमंद कौन सा है, यानी कि नहीं करें तो चलता। साथियों झंडे का अभिवादन, क्लास स्टार्ट होती है, प्रार्थना के अंदर आपको झंडे का अभिवादन करा दिया गया है, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत वगैरह आपको बुला दिया गया, ओके अच्छी बात है। क्लास के अंदर अगर देखिए गृह कार्य देना जरूरी है, जिससे बच्चों के अंदर क्या होगा, स्वाध्याय की रुचि बढ़ेगी। दैनिक दिनचर्या बताओगे तो बच्चों का ध्यान रहेगा, उनको भी समझ में आएगा, उनको पृष्ठ पोषण मिलेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप प्रतियोगिता कराओगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चों का अनुशासन कह रहा है, उन्होंने ध्यान कितना रखा है, कितना समझ में आया। लेकिन झंडे का अभिवादन इतना उपयुक्त नहीं है। तो यहां से ए आंसर वाले भाई बहन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आज ए ज्यादा आ रहे हैं, क्या बात है, ए आंसर वाले क्या हो जाएंगे, ए आंसर वाले भाइयों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बस इसी प्रकार ये जोश और जुनून अपने सीने के अंदर रखिएगा, ये आग है ना एग्जाम तक रखनी है, एग्जाम तक ये आग रहनी चाहिए ताकि आप एग्जाम के अंदर झंडे गाड़ के आ सको, ठीक है, वहां झंडे का अभिवादन करना है। आपके विचार से शिक्षण व्यवसाय में साथियों आपका क्या विचार है, विचार सही होना चाहिए, ठीक है, भले ही कैसा ही हो, यहां पे सोच अच्छी रखनी है, पवित्र सोच लेके आना है भाई, ठीक है। शिक्षक हो, कोई कम चीज नहीं हो, आप शिक्षक हो तो आपको कहा गया है कि आपके विचार से शिक्षण व्यवसाय में क्या करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, समर्पित रहना चाहिए, केवल समय काटना चाहिए, या फिर अपने कार्य के अंदर पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए, जो हमारा काम है उसको पूरे अच्छे तरीके से करना चाहिए निष्ठा के साथ। क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल यहां से जो भी डी आंसर बता रहे मेरे भाई बहन, मैं आप सबके कमेंट्स देख पा रहा हूं बट नाम नहीं ले पा रहा हूं, बाकी कमेंट सबके देख रहा हूं मैं यहां से कौन क्या बता रहा है। तो बिल्कुल यहां से डी वाले क्या हो जाएंगे, डी वाले भाई बहन राइट हो जाएंगे, आंसर डी राइट हो जाएगा। आप पूर्ण निष्ठा के साथ क्या करेंगे, पूर्ण निष्ठा के साथ काम करेंगे। आपका शिक्षण के अंदर क्या होनी चाहिए, आपकी शिक्षण व्यवसाय के अंदर पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए, ये चीज आप क्या करेंगे यहां से ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया कब गहनतम होती है। साथियों बच्चों के अंदर सिखाना है, बच्चों को कुछ सिखाना है आपको, तो कब अगर उनको सिखाया जाए तो वो आराम से सीख जाएंगे।
बताएंगे साथियों। सीखने की प्रक्रिया वो गहनतम कब होती, कब उनको सिखाना चाहिए, जब उन्हें क्रिया द्वारा सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। आप उनको कोई ऐसा काम दे दो जिनसे उनका मनोरंजन भी हो रहा है, जैसे खेल खेल में शिक्षा आपने सुना होगा, इनके खेल के साथ शिक्षा भी दी जाएगी। ऐसा आप कोई काम दे दो जिनसे उनको मनोरंजन भी हो जाए और उनको सीखने को भी मिले, उनकी रुचि रहे, या फिर उनकी जो भी समस्या है उस समस्या समाधान में वो संलग्न हो, या फिर उन्हें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए कि फ्रीडम है भाई, चाहो कुछ भी करो तो वो सीखेंगे, या फिर उनको बाध्य करो कि तेरे को कुछ अच्छा ही करना है। क्या साथियों, बाध्य करना बिल्कुल गलत है यहां से, और ज्यादा स्वतंत्र भी नहीं छोड़ना है और ज्यादा बाध्य भी नहीं करना है। साथियों देखिएगा क्या करेंगे आप, बिल्कुल उन्हें मोटिवेट करेंगे, उन्हें क्या खेल खेल में शिक्षा वाला क्या सिद्धांत लागू करेंगे। ऐसा कुछ दीजिए जिनके उनके उसके अंदर भी रुचि हो, उनका मनोरंजन भी हो जाए और वो क्या करें, सीख भी ले, तो वहां पे वो सीखने के अंदर क्या ज्यादा ध्यान देंगे। तो जिस भी भाई ने ए आंसर बताया है वो क्या हो जाएंगे, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। सीखने पर विद्यार्थियों के किन गुणों का प्रभाव पड़ता है। देखिएगा दो ऑप्शन में लिख देता हूं, देखिएगा आप नहीं लिखेंगे भाई, ये दो पढ़िएगा, आंसर नहीं देना है। अगर ए और बी में से किसी का आंसर आ गया तो भाई बुरा होगा, ठीक है। ए और बी में से आंसर नहीं देंगे, यहां से पढ़ेंगे, दो ऑप्शन बाद में और है। क्या क्वेश्चन क्या सीखने पर विद्यार्थियों के किन गुणों का प्रभाव पड़ता है। आप कुछ सीख रहे हो तो आपके किन गुणों के अंदर परिवर्तित होगा, किन गुणों में परिवर्तन होगा वो बताना है। आप बाहरी सहायता के प्रति सीमित हो जाएंगे, आप शांत हो जाएंगे कि अब मैंने कुछ सीखा है, आप शांत रहेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, विद्यार्थी के अंतर्मुखी और बहिर्गुणी गुणों का विकास होता है। साथियों अगर कुछ विद्यार्थी सीखता है तो उसके अंतर्मुखी और बहिर्मुखी गुणों का विकास होता है, या फिर वो शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनता है। अगर आपने कुछ सीखा है तो 2 दिन में आपकी बॉडी बन जाएगी जबरदस्त और आप बॉडी बिल्डर बन जाओगे। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो क्या होता है साथियों, सीखने पर विद्यार्थी का अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों रूप से दोनों गुणों का क्या होता है, विकास होता है। वो क्या होता है, विकास की ओर अग्रसर होता है सीख कर। तो यहां से जिस भी भाई ने सी आंसर बताया वो सी वाले क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, कक्षा में पिछड़े विद्यार्थियों के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे। साथियों क्लास के अंदर कुछ है लड़के हैं, विद्यार्थी है जो क्या है पिछड़े हुए हैं, उनको थोड़ा सा कम समझ में आता है, तो आप क्या करेंगे, उसे उपचारात्मक शिक्षण देंगे, उसके माता पिता को सूचित करेंगे, एक क्लास पीछे भेज देंगे, जैसे 6 क्लास में पढ़ रहा तो 5 में भेज देंगे, या 5 में पढ़ रहा तो 4 में भेज देंगे, या फिर उसे सुधार करने को कहेंगे। साथियों सिर्फ क्या करना है, यहां से आपको यह बताना है कि आप उनके साथ व्यवहार कैसा करेंगे। साथियों भले ही वो पिछड़े विद्यार्थी है तो आप क्या करो, उनको आगे लाने के लिए उनका उपचारात्मक शिक्षण दो, ऐसा कुछ पढ़ाओ जिनसे उनके क्या हो सके, उनको समझ में आए और वह भी आगे बढ़ सके। तो यहां से जिस भी भाई ने ए आंसर बताया वो क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर छप सकता है, ध्यान रखना। बीएसटीसी 2020 के अंदर आपको यह क्वेश्चन मिल सकता है, इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा है, परफेक्ट है। यह क्वेश्चन आपको बीएसटीसी 2020 के अंदर क्या मिल सकता है, यहां से अच्छे से रट लेना इसको, क्योंकि आप भूल जाएंगे। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य क्या है, जो हमारे यहां शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा का उद्देश्य क्या है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का बताना, प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य क्या हो जाएगा। आर्थिक विकास करने के लिए, सभ्यता का विकास करने के लिए, काम चलाने के लिए साक्षरता। साथियों ऐसी शिक्षा जिससे हमारा काम चल जाए, हाँ हिसाब विसाब करना आ जाए, बस काम पूरा हुआ। या फिर राष्ट्र का विकास, बिल्कुल साथियों यहां से जो भी डी आंसर बता रहे हैं वो डी वाले भाई बहन क्या हो जाएंगे, डी वाले राजस्थानी वीर वीरांगनाएं क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। यहां से बस इसी प्रकार अपने कदमों को मंजिल की ओर बढ़ाते रहिएगा भाई, एक दिन मंजिल आपके क्या करेगी, चरण चूमेगी, सफलता आपके चरण चूमेगी। साथियों हमारे यहाँ पे जो शिक्षा है उस शिक्षा का क्या मकसद है, राष्ट्र का विकास। तो यहां से डी वाले भाई बहन राइट हो रहे हैं। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बालिकाओं की शिक्षा आपके विचार से क्यों आवश्यक है। साथियों मेरे को यह बताएंगे आप, आपका क्या विचार है, लड़कियों को क्यों शिक्षा दी जानी चाहिए, ये आपके साथ आपकी जो बहनें हैं इनको पढ़ने की क्या आवश्यकता है ये बताएंगे आप, ठीक है। यानी कि आपका इसमें क्या विचार है कि देखिएगा कोई अनर्गल टिप्पणी नहीं करेगा, मैं पहले से बता रहा हूं, सिर्फ आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है, नहीं तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। बालिकाओं की शिक्षा है वो साथियों आपके विचार से क्यों आवश्यक है, मेरे भाइयों बताएंगे, बहनें भी बताएगी कि आपकी शिक्षा है वो क्यों आवश्यक है। वे पढ़ लिख कर नौकरी कर सके, भविष्य की पीढ़ी शिक्षित हो सके, अशिक्षा दूर हो सके, बालक बालिका समान है। इसलिए साथियों समान है तो भाई इसमें तो कोई बात नहीं। अशिक्षा साथियों बालक भी ऐसे बहुत है, क्या है, हाँ कहते हैं ना रड़ियार, बालक भी ऐसे बहुत है जो नहीं पढ़ते हैं, तो अशिक्षा तो उनसे भी फैल जाएगी, लड़कियों से कैसे अशिक्षा फैल रही है, ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए पढ़ने का मतलब नौकरी भी नहीं है कि वो पढ़ लिख कर नौकरी कर सके। साथियों जब तक पढ़ने का मतलब, शिक्षा का मतलब क्या, जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी होगा, समाज के अंदर क्या पैदा होंगे, सिर्फ नौकर पैदा होंगे। और आपको नौकर नहीं बनना है तो पढ़ने का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होना चाहिए,
बल्कि अपना विकास, ज्ञान अर्जित करना होना चाहिए, कुछ अच्छा पाना, कुछ अच्छा करना। तो साथियों, बालिकाओं की शिक्षा क्यों आवश्यक है? भविष्य की पीढ़ी भी शिक्षित हो सके। अगर बालिकाएं पढ़ी हुई है, एक तो देखिए हमारे ग्रामीण अंचलों में क्या होता है कि यार उसकी बेटी पढ़ रही है तो अपनी बेटी को भी पढ़ाओ, उसकी बेटी ने 8वीं पास करके घर पे बैठ गई, ससुराल भेज दिया तो अपनी को भी भेज दो। एक तो ये होता है। तो साथियों, इससे क्या, अगर लड़कियां पढ़ेगी तो लोग थोड़े जागरूक हो पाएंगे और वो अपनी लड़कियों को भी पढ़ाएंगे। दूसरी बात, लड़कियां की जो वापस ये क्या है भाई, यहां दो घर को सुधारती है, भविष्य की पीढ़ी को भी क्या करेगी, शिक्षित करेगी। यहां क्या होगा, ये भी अपनी लड़कियों को पढ़ाएगी। तो यहां से क्या राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। जिस भी भाई ने बी बताया वो बी वाले क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। एक क्या जागरूकता विकसित होगी, भविष्य की पीढ़ियां भी शिक्षित हो सकेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। 13 नहीं भाई, मेरा ही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। बाकी मैं आपको 13 थोड़ा ही बोलूंगा यार, आप बोलूंगा। शिक्षण में मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? साथियों, जो आपका शिक्षण होता है उस शिक्षण के अंदर आपकी जांच की जाती है, आपको चेक किया जाता है कि आपने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। तो वो क्यों आवश्यक है? अब यार बता दिया क्यों, जांच क्यों की जाती है। यानी शिक्षण के अंदर जो मूल्यांकन है वो मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? इससे कमजोरियों और क्षमताओं का ज्ञान होता है, ये पुनः शिक्षा के लिए उपयोगी है, छात्रों की उत्प्रेरणा में वृद्धि होती है, ये विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करने का आधार है। मूल्यांकन से विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध किया जाता है कि ये फर्स्ट श्रेणी में, ये सेकंड। साथियों, ये इसके लिए मूल्यांकन नहीं होता है। मूल्यांकन क्यों होता है? देखिए मेरे प्यारे से भाई बहन, देखिए एक बार आप कमेंट की ओर दृष्टि डालिएगा। बहुत से भाई बहन ने जो यहाँ पे ए बता रहे हैं और वो क्या है, बहुत ही राइट है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपको दिल खुश कर दिया। इससे जो विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों की कमजोरी, उनके अंदर क्या कमजोरी है और क्या उनकी क्षमता है, उनका ज्ञान होता है, उनकी जांच करते हैं हम, तभी पता चलता है कि इसके पास क्या है क्या नहीं है। तो यहां से शिक्षण में मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? इससे कमजोरियों और क्षमताओं का पता चलता है। तो जिसने भी ए आंसर बताया वो क्या हो जाएंगे, ए वाले राइट हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है? साथियों, अगर आज हमारा राष्ट्र विकसित हो सकता है, विकसित है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ठीक है। हम सब बहुत आगे बढ़ चुके हैं और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे, यही कामना करता हूं। लेकिन साथियों, अगर कोई समस्या है, अगर कोई रुकावट आ रही है राष्ट्र के विकास में, अगर कोई बड़ी रुकावट आ रही है तो वो रुकावट क्या है? निर्धनता, ज्ञान का विस्फोट, निरक्षरता, लोग साक्षर नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, वो जागरूक नहीं है, इसलिए राष्ट्र के विकास में रुकावट है, या फिर अपर्याप्त पोषण। बताएंगे साथियों 14 के अंदर क्या राइट हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 में सी राइट हो जाएगा। राष्ट्र के विकास के अंदर अगर कोई बड़ी रुकावट है तो उसका कारण है निरक्षरता। लोग क्या है, लोग साक्षर नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं है, या फिर जागरूक नहीं है, उनके अंदर चेतना नहीं है। लोग साक्षर नहीं है, लोग जागरूक नहीं है, वो निरक्षर की श्रेणी में आते हैं और इसीलिए क्या है, निरक्षरता है, ये राष्ट्र के विकास के अंदर क्या है, एक रुकावट है, बाधा है। तो यहां से सी वाले भाई बहन राइट हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है? साथियों, एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ब्लैक बोर्ड। तो इसके अंदर क्या था वो बताना, बेसिक सा थोड़ा सा नॉलेज रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन छपता है एग्जाम के अंदर, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है, तो आपको याद रखना है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ होता है। क्या है बताएंगे साथियों, प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार करना, कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था करना, एक स्कूल में कम से कम 2 अध्यापक लगाना, प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड लगाना कि स्कूल के अंदर ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, अध्यापकों द्वारा ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना। अध्यापक है, अध्यापक क्या करे, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करे। देखिए यहाँ पे टाइपिंग में कुछ मिस्टेक होती है, कंप्यूटर में सही नहीं लिखा जाता, लेकिन उसकी कोई आपको चिंता नहीं करनी है, आपको समझ में आना चाहिए। बिल्कुल यहाँ से भाइयों को समझ में आ गया, बहनों को समझ में आ गया। वो ये बता रहे हैं कि प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में क्या करना, सुधार करना। बिल्कुल साथियों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था, प्राथमिक विद्यालयों की जो भी प्राथमिक स्कूलों की सुविधाएं थी उन सुविधाओं में और भी सुधार किया जाए, सुविधा और भी दी जाए, इसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये साथियों मैं यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ये एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। 2013-14 के पेपर देखोगे आप जाके तो ये आपको एग्जाम के अंदर अवश्य मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सारे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। गणित किस प्रकार का विषय है? पहला ऑप्शन है तर्क पर आधारित, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्वेश्चन क्या था। पहला था तर्क पर आधारित, क्या, तर्क पर आधारित, पहला ऑप्शन था तर्क पर आधारित। और पूछा क्या था, गणित है, ये जो गणित होती है ये गणित क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा गया था कि गणित है वह किस प्रकार का विषय है। मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन सुनिएगा, गणित किस प्रकार का विषय है, बताएंगे साथियों, गणित किस प्रकार का विषय है।
तर्क पर आधारित है, कठिन है, सरल है या फिर अरुचिकर है। साथियों कठिन सरल का नहीं पूछा है, किस प्रकार का विषय है तो आपको पता होना चाहिए। गणित है वो तर्क पर आधारित विषय है। कैसा? तर्क पर आधारित विषय है। तो यहाँ पे जिस भी भाई बहन ने ए या तर्क पर आधारित बताया है वो क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। और हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों आपका जो जोश है, जो जुनून है, जो आपका हौसला है, मंजिल को पाने की जो आग है, उस आग को इसी प्रकार बनाए रखिएगा। यकीन मानिए मंजिल एक दिन आपको अवश्य मिलेगी। बस इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको। आपकी जैसे जैसे मेहनत करते जाओगे, मंजिल जैसे जैसे आपके निकट आती जाएगी, आपके और मंजिल के बीच का जो फासला है वो कम होता जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन क्या कहा गया? कक्षा के अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है? कक्षा के अंदर आप जो पढ़ाते हैं, आपकी जो अधिगम की प्रक्रिया किस प्रकार पढ़ा रहे हैं और आप जो पढ़ा रहे हैं उस पर किसका प्रभाव पड़ेगा? विद्यार्थियों के पूर्वाज्ञान और अनुभव का, विद्यार्थियों को पहले से कितना पता है उस पर प्रभाव, उसका प्रभाव पड़ेगा। अध्यापक के पढ़ाने की विधियों का, अध्यापक किस टेक्निक से पढ़ा रहा है, उसके पढ़ाने का तरीका क्या है, संप्रेषण प्रभावी है या नहीं है, बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वो स्पष्ट तरीके से बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, इसका प्रभाव पड़ता है। या फिर अध्यापक का व्यवहार कैसा है, इसका प्रभाव पड़ेगा। या फिर साथियों के सहयोग है, जो भी साथी है उसका हेल्प कैसे कर रहे हैं उसका प्रभाव पड़ता है। साथियों यहां पे आप सभी समझदार है और आप सभी ने आंसर भी बता दिया है। क्या राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अध्यापक के पढ़ाने की विधियों का प्रभाव पड़ता है। कक्षा के अध्यापन पर और अधिगम पर किसका प्रभाव पड़ेगा? अध्यापक किस विधि से पढ़ा रहा है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो यहां से बी आंसर क्या हो जाएगा? बी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की और क्या कह रहा है? यदि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए तो आप अध्यापक हैं और अध्यापक को क्या करना चाहिए? साथियों आप क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी क्या हो गए? अनुशासनहीन हो गया है, या फिर कोई एक विद्यार्थी है वो अनुशासनहीन हो गया है, या फिर सारे विद्यार्थी अनुशासनहीन हो गए, तो उस समय आप क्या करेंगे? आप उनकी उपेक्षा करेंगे, उनको सजा देंगे, गंगाराम जी लेके आएंगे बाहर से तोड़ के। हाँ, हमारे वहां पे हमारे टाइम में साथियों डंडे को गंगाराम जी बोले जाता था। जब भी पढ़ते नहीं थे तो टीचर कहता है गंगाराम जी को बुलाओ, हम कहते हैं नहीं सर पढ़ेंगे। ठीक है, तो विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए तो आप क्या गंगाराम जी को बुलाएंगे, यानी कि उनको सजा देंगे, या फिर कारण का पता करेंगे कि ये अनुशासनहीन क्यों हो रहे हैं, या फिर आप प्रिंसिपल को सूचित कर देंगे कि भाई ये अनुशासनहीन हो रहे हैं, मेरे को पता नहीं, मेरे से नहीं संभाला जा रहा है। नहीं साथियों, आप एक कुशल नेता होने चाहिए, आपके अंदर नेतृत्व का गुण होगा, तो आप अध्यापक को सूचित क्यों करोगे? आप उनके कारण का पता करोगे कि अगर ये अनुशासनहीन हो रहे हैं तो क्यों, अनुशासनहीन होने का पीछे का कारण क्या है, कारण का पता करो, फिर उस कारण से क्या करो? निवारण करो, उसका कोई हल ढूंढो। तो यहां से सी आंसर वाले भाई बहन क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। भावी शिक्षक और भावी शिक्षकों का तहे दिल से सम्मान कि आपने आंसर क्या बताया? राइट बताया। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में क्या जांच की जाती है? साथियों जो आज की हमारी जो परीक्षा प्रणाली है, जो हम पेपर देके आते हैं कि महाराणा प्रताप ने अकबर से युद्ध कब किया, अकबर भारत कब आया, हाँ भाई अकबर क्यों आया भारत, झटका मशीन लगा देते, करंट आता नहीं आता अकबर भारत, बस यही है आज की शिक्षा। इस शिक्षा के अंदर किस चीज की जांच की जाती है वो बताएंगे आप। वर्तमान परीक्षा प्रणाली के अंदर क्या जांच किया जाता है? विषय वस्तु के ज्ञान की, कौशल की, भाई इसका तो नाम ही मत लेना, आजकल सिलेबस से मतलब है, कोई बेसिक सी बातें नहीं सिखाता, मनोवर्तियों की, व्यक्तित्व की। साथियों जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसके अंदर किसकी जांच की जाती है? आपको क्या लगता है? आपके कमेंट देख रहा हूं मैं, यहां से बताएंगे। यस क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। साथियों ओनली फॉर विषय वस्तु के ज्ञान की। आपको अगर टॉपिक दे दिया जाए, क्या आपको टॉपिक दे दिया जाए कि मोहनजोदड़ो, क्या मोहनजोदड़ो, तो आपको बस उस मोहनजोदड़ो के बारे में ही लिखना होगा। आपको इस मोहनजोदड़ो के बारे में कितना पता है वही जांच होगी ना वहां। तो बस यही है, यहाँ पे कौशल इतना इंपोर्टेंट नहीं किया है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में, उतना क्या है उस विषय वस्तु के बारे में ज्ञान। तो साथियों यही बात है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इतिहास को रट रहे हैं। तो यहां से ए आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल साथियों राइट हो जाएगा। वैसे इतिहास साथियों बहुत ही अच्छी चीज है, इतिहास से हमें यहाँ की जानकारी प्राप्त होती है, यहाँ से बहुत ही रोचक तथ्य मिलते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं होता, हमारे ज्ञान में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो यहां से जिसने भी क्या बताया था, हाँ विषय वस्तु वाला बताया, वो राइट हो जाएंगे। एनसीसी के बारे में किस किसने नाम सुना है? राष्ट्रीय कैडेट कोर, एनसीसी, ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट कोर। जब आप राजस्थान पुलिस के अंदर फॉर्म अप्लाई करते हो तो 5 नंबर किसके होते हैं? एनसीसी के होते हैं। इसका एक सर्टिफिकेट आता है 5 नंबर का, ठीक है। तो साथियों हो सकता है कई लोगों ने किया हुआ हो, जो कॉलेजी शिक्षा के अंदर है या फिर स्कूली शिक्षा में भी हो सकता है कुछ लोगों ने किया हो। साथियों राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का पूरा नाम है। इसके टोली नायक के रूप में आप किस छात्र का चुनाव करेंगे? साथियों एनसीसी का जो टोली नायक है, जो आपका राष्ट्रीय कैडेट कोर है, एनसीसी का जो ग्रुप है, उस ग्रुप का किसी एक व्यक्ति को नेतृत्व सौंपना है, उसका नायक आप किससे बनाएंगे?
कोई मेधावी छात्र होगा उसको देखिए एनसीसी है, एनसीसी में क्या होता है ट्रेनिंग, ठीक है, आप सब समझ गए होंगे। तो आप एनसीसी में किसकी जरूरत होगी, कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा, उसको शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र का, हाँ ये पहलवान काम आएगा यहाँ पे। या फिर आप क्या करेंगे, आर्थिक रूप से जिसके पास पैसे ज्यादा है, पैसा जहां बोल रहा है उसको लगाएंगे। साथियों एनसीसी है, यहाँ पे क्या है, ट्रेनिंग होगी, सभी को ट्रेनिंग देनी है, सिखाना है क्या करना है क्या नहीं करना, तो सभी को हैंडल करना है। तो आप यहाँ पे शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र का क्या करेंगे, चयन करेंगे, क्योंकि कोई एक दूसरे के झप्पड़ भी मार दे तो वो उसको संभाल सके, रोक सके। यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। ये साथियों एक प्रकार का आपका यहाँ पे सोच होनी चाहिए कि आप किसको करेंगे, क्योंकि आगे का भी सोचना है कि अगर ऐसा ऐसा हो जाए तो यहाँ पे हैंडल कैसे होगा। तो बी के 20वें के अंदर सी राइट हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर। वर्तमान देखिए क्वेश्चन यहां से पढ़िए, ऑप्शन नहीं बताना है, आगे बताएंगे ऑप्शन। यहां पर ऑप्शन यहां पे मैं लिख देता हूं, अनुपयोगी, उचित और कल्याणकारी बताएंगे भाई। ऑप्शन में यहां पे लिख देता हूं, अनुपयोगी, उचित और कल्याणकारी। अनुपयोगी लिख दिया मैंने यहां पे, उसके बाद मैंने यहां पे उचित लिख दिया है, और उसके बाद मैंने यहां पे क्या लिख दिया, कल्याणकारी लिख दिया। और अगर कल्याण हो जाए तो फिर बात ही क्या है, झंझट ही किस चीज की है। साथियों वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक नेता के लिए सादा जीवन और उच्च पहचान कहा जाता है ना, हाँ सादा जीवन और उच्च विचार कहा जाता है ना। आप में से कई लोगों के स्टेटस लगा हुआ होगा सादा जीवन उच्च विचार। साथियों जो सादा जीवन और उच्च विचार है, ये सिद्धांत क्या है, वास्तव में क्या ये सही है या फिर ये मूर्खतापूर्ण है, अनुपयोगी है या उचित है, या फिर कल्याणकारी है। अगर आप इस रास्ते पर चलो तो आपका कल्याण हो सकता है, आप समाज के अंदर एक अच्छा नागरिक बन सकते हो, आपके विचार उच्च है, आप कुछ भी काम कर सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो। और सादा जीवन है, आपके अंदर दिखावा नहीं है, तो आप समाज के अंदर भी आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हो। बिल्कुल साथियों यहां से जो कल्याणकारी बता रहे हैं ना वो राइट हो जाएंगे। ये सादा जीवन और उच्च विचार वाला सिद्धांत क्या है, शिक्षकों के लिए कल्याणकारी है। शिक्षक का जीवन सादा होता है और उसके विचार क्या उच्च होते हैं। उच्च विचार कैसे साथियों, वो राष्ट्र को नई दिशा दे सकता है, राष्ट्र को नई दशा दे सकता है। वो क्या करता है, राष्ट्र निर्माताओं का क्या करता है, निर्माण करता है, राष्ट्र का विकास करता है। राष्ट्र के विकास में, बालकों के विकास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहां से डी वाले भाई बहन राइट हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है, कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो। कथन पे ध्यान रखिएगा, यहां पे क्या कहा गया है, यहां तक तो बात सही है कि कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार, अब देखिएगा मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसको, कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो। यानी कि अगर आपको कक्षा के अंदर उचित संप्रेषण लाना है तो आपको पूर्ण रूप से नाटक करनी पड़ेगी। क्या यह कथन सही है यार, बताएंगे क्या बिना नाटक के अगर कोई आपको अच्छे तरीके से समझा रहा है, प्रभावशाली तरीके से समझा रहा है, तो क्या आपको समझ में नहीं आएगा। आपको नाटक करना जरूरी है कि आपका व्यवहार है वो पूर्ण, हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि जो भूल पद्धति होती है ना, जो भूल पद्धति होती है उसको नाटक द्वारा सुधारा जाता है। लेकिन यहां पे क्या कहा गया कि पूर्ण रूप से नाटकीय, तो क्या आपको पूर्ण रूप से नाटक करना पड़ेगा। यह कथन कैसा है साथियों, यह कथन बिल्कुल क्या है, गलत है, असत्य है। क्या है यह कथन साथियों, बिल्कुल असत्य है। क्या है, असत्य है। नाटक, पूर्ण रूप से नाटक करना जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पे आपको, अगर मैं जो चीजें बता रहा हूं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे, या तो मैं प्रभावशाली तरीके से बोल रहा हूं, मेरी आवाज आप स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हैं, जो आपको यहाँ पे दृश्य सामग्री प्रदर्शित की जा रही है वो अच्छे से देख पा रहे हैं, बस समझ में आएगा। आप अच्छे से सुन रहे हैं, आपका ध्यान यहाँ पे तो समझ में आएगा, लेकिन नाटक करना इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहां से बी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्या कहा गया, आकस्मिक निरीक्षण पद्धति से गुणात्मक सुधार संभव है, क्योंकि इससे साथियों मैं आपको बताऊं नहीं कि कल आपका टेस्ट होगा, मैं अचानक टेस्ट लेता हूं। क्या मैं अचानक टेस्ट लेता हूं, एक घंटा भी पहले ना बोलूं, डायरेक्ट मैसेज करूं आज आपका टेस्ट है, फटाफट से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, आंसर दो। तो साथियों उससे क्या होता है, आप कक्षा के अंदर गए, आप अचानक आप बच्चों का क्या प्रश्न पूछ लेते हैं, उनका कॉपियां चेक कर देते हैं, गृह कार्य देखते हैं, तो इससे क्या होगा, ये सही है, गुणात्मक सुधार होगा। इससे कैसे होता है ये बताएंगे आप। विद्यार्थियों, शिक्षक पर रोब डाला जा सकता है, विद्यार्थी सदैव डरते हैं कि यार सर कभी भी कॉपी चेक कर सकते हैं, ऐसा होता है क्या साथियों, डराना नहीं है। विद्यार्थी के अनुशासन, गृह कार्य अधिगम स्तर पर दृष्टि बनी रहती है, या फिर इससे अधिगम स्तर को सुधारा जाता है। साथियों यहाँ पे सी आंसर राइट हो जाएगा। अगर आप कभी भी अचानक से चेक करेंगे तो आपकी क्या होगी, उनका अनुशासन कैसा है, वो टाइम पे होमवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका जो अधिगम स्तर है उस पर क्या अधिगम स्तर भी सुधरेगा। ये तो इसने पहले से कह दिया सुधार संभव है, तो अधिगम स्तर तो सुधरेगा ही, और उसके साथ साथ उनका जो अनुशासन है और गृह कार्य है उन पे भी आपकी क्या दृष्टि बनी रहेगी। तो यहां से जिस भी भाई बहन ने, राजस्थानी वीरों ने सी आंसर बताया वो क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है यार, ठीक है, हाँ
जो होना था वो हो गया। बालक के विकास में योगदान होता है। साथियों, एक बालक है, उस बालक के विकास के अंदर देखिए भाई, अब आपसे क्या छुपा है। पहुंची हुई हस्तियां हो, पूरे दिन पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो, ठीक है, पसीना बहाते हो अपनी मंजिल को पाने के लिए। तो यूं तो है नहीं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता होगा, बिल्कुल आता होगा। तो बताएंगे साथियों, बालक के विकास में योगदान है। बालक के विकास के अंदर सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? अच्छी स्कूल है तो उसका विकास हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकें अच्छी है तो विकास होगा, उसके माता पिता वो क्या है, अमीर है, उनके पास बहुत सारे पैसे है तो विकास होगा। साथियों, यहां तो उल्टा होता है, जहां पे पैसे ज्यादा है वहां पे थोड़ा सा विकास कम होता है, ऐसा देखा जाता है, बट श्योर नहीं। लेकिन साथियों, अगर योग्य व समर्पित शिक्षक है तो उसका विकास होगा। बिल्कुल साथियों, छात्रों के विकास के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? योग्य और समर्पित शिक्षक का, जो क्या हर तरीके से छात्रों की भलाई सोचे, हर तरीके से छात्रों के साथ क्या करे, सद्व्यवहार करे, उनको ज्ञान दे, उनको नई दिशा दे, उनका विकास कर सके। तो यहां से जिस भी भाई बहन ने डी आंसर बताया है वो क्या हो जाएंगे? वो राइट हो जाएंगे। अब चलेंगे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, उसके बाद आप अपनी जो पेपर शीट लेके बैठ रहे थे उसको चेक करेंगे और फटाफट से क्या बताएंगे, आपके कितने स्कोर आए बताएंगे। साथियों देखिएगा, यहां से मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसको। यस, आप सृजनात्मकता के विकास है तो कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? क्या करना है आपको? कोई सीख रहा है, उसको सीखने में क्या आ गई है? परेशानी आ गई है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसको और भी आगे बढ़ाने के लिए आप किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे? आप क्या करेंगे? किसी के सामने कोई समस्या आ गई है, उसको अब आगे बढ़ाना है, आप क्या करेंगे? किस तरीके से उनको पढ़ाएंगे? आप समस्या समाधान विधि का प्रयोग करेंगे। कहानी स्टोरी बना के, ये स्टोरी अच्छी है लेकिन इससे अच्छी क्या है? समस्या समाधान विधि है। व्याख्यान, भाई लेक्चर है अच्छा, लेकिन क्या है, लेक्चर से बेस्ट कहानी रहती है। सिर्फ लेक्चर देने से कुछ नहीं होता, उनको समझ में भी आना चाहिए। हाँ, 120 की स्पीड में चल रहे हैं तो काम नहीं होता। यहाँ पे इतिहास पढ़ोगे वो काम आएगा। साथियों, यहाँ से समस्या समाधान विधि, क्या आप समस्या समाधान विधि का प्रयोग करोगे, उनकी समस्याओं को क्या करेंगे? हल करेंगे, और उसके बाद ही क्या करेंगे? उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, ताकि क्या उनका जो पीछे का सारा वो क्या हो सके, क्लियर हो सके, अच्छे से वो पढ़ पाए। तो यहां पे जिस भी राजस्थानी भाई बहन ने क्या ए आंसर बताया वो क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। याद रखना क्या कहा था? भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। और बस लगे रहो, बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा भी दौर कभी। तो साथियों, इसी प्रकार मेहनत कीजिए रहेंगे, आपका भी क्या एक दिन दौर आएगा। लोगों का तो क्या आता है? वक्त आता है, लेकिन अपना क्या आएगा? दौर आएगा। ठीक है, लोगों का सिर्फ वक्त आता है। वक्त क्या कुछ समय के लिए होता है, क्षणिक होता है, लेकिन दौर क्या होता है आप समझ सकते हो। अपना क्या आने वाला है? दौर आने वाला है। तो साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी है साथियों, किसी की मेहनत को नकारा नहीं जाता, किसी की मेहनत को नकारा नहीं जाता। ठीक है, मारवाड़ी में एक कहावत भी है, सुनी होगी, तो किसी की मेहनत को आप नकारिएगा मत। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा।